बच्चों, मेरा नाम है रूपेश वर्मा तो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग पढ़ा लेते हैं। जहाँ पर हम लोग आज एक्सरसाइज 3.5 को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी बुक को मेरा साथ साथ, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से निकाले चेक करना है। और यदि अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं कि ये है क्या नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, दोनों समीकरण को पहले देख के उतार देते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर a1 बराबर क्या है, a2 बराबर क्या है, b1 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है, c1 बराबर क्या है, c2 बराबर क्या है, ये जानना होगा। a1 यहाँ पर जो x का आगे डोमेन 1, x का आगे डोमेन क्या है 3, b1 मतलब जो y का आगे डोमेन -3 और -9, c1 कौन है जो कुछ नहीं है, मतलब जो किसी का भी आगे में मतलब y के बाद वाला है -3 -2। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जांच करेंगे। तो क्वेश्चन में जांच करने के लिए क्या रहा है, तो जांच क्या लिखेंगे, जांच a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 बराबर में c1 बटे c2। ठीक है, चेक करेंगे कि यह परिमित रूप से अनेक हल है ना अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं। a1 बटे a2 1 बटे 3, b1 बटे b2 -3 बटे -9, c1 बटे c2 -3 बटे 2 -2 कट जाएगा। 3 का 3 3 9, इसको तो नहीं काट नहीं सकेंगे। तो ये हो गया 1 बटे 3 बराबर में 1 बटे 3 बराबर में नॉट इक्वल टू 3 बटे 2। तो इसका क्या है, ये तीनों ये दो बराबर है, एक बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दोनों जो समीकरण है ना, और दोनों समीकरण के द्वारा जो बनने वाली रेखा होगा ना वो एक दूसरे के समांतर हो। और जब समांतर रहेगा तो एक्स वाई तो कहीं कटेगा नहीं, कहीं ये दोनों रेखा कहीं कट भी नहीं कर रहा, तो एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः इसका कोई हल नहीं, अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल ही नहीं है ना, तो उसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, हम ज्ञात नहीं करेंगे एक्स वाई का वैल्यू। क्या बोला है, जब अद्वितीय हल होगा तब उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक का मैं दूसरा नंबर को सॉल्व करता हूं, देखता हूं कि वो अद्वितीय हल होगा ना, क्या होगा थोड़ा चेक करते हैं। 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर a1 a2 लिखने का जरूरत नहीं है, बार बार क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जांच करते हैं। जांच a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, कोई दिक्कत नहीं है। a1 बटे a2 2 बटे 3, b1 बटे b2 1 बटे 2 बराबर c1 बटे c2 5 बटे 8। तो यहाँ पर देखिए पहले ही दिख जा रहा है कि 2 बटे 3 नॉट इक्वल टू 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू 5 बटे 3 5 बटे 8। इसका मतलब क्या है, इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर a1 क्या है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। तो a1 2, a2 3, b1 1, b2 2, c1 -5 और c2 -8 का है, क्योंकि ये इधर आ जाता है। क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म किस फॉर्म में रहता है, कोई भी रैखिक समीकरण किस फॉर्म में रहता है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रहता है। तो c बराबर में 0, तो c तो इधर रहता है ना, तो इसको भी हम लोग इधर ले आए तो -5, इसको इधर ले आए तो -8। समझ में आ गया किस लिए -8 -5 लिखे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला आप पिछले वीडियो को देखकर मेरा जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है x बटे bc माइनस bc बराबर y बटे ca माइनस ca बराबर 1 बटे ab माइनस ab। और क्या लिख देना, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। और यहाँ से फिर सॉल्व क्या करना है, ये अलग लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, x का x और b1 और c2 का वैल्यू देखिए, b1 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू -8।
माइनस B2 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू -5 बराबर y बटे C1 का वैल्यू -5 और A2 का वैल्यू 3 माइनस C2 का वैल्यू -8 और A1 का वैल्यू कितना 2 बराबर A1 का वैल्यू कितना 2 और B2 का वैल्यू कितना 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना 2 और B1 का वैल्यू कितना 1। चलिए इतना समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, वैल्यू का खाली देख देख के उतार दिए। अब इसको सॉल्व करते तो -8 प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटे -15 माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 है ना। ठीक है, चेक कर लीजिएगा कि 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4 A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू हम लोग 2 लिखे, A2 का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, और B1 का वैल्यू 1। चलिए इतना सही है, तो यहाँ पर 3 होगा। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। x बटे कितना 2, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का केवल आपको तरीका सीखना है। अब क्या लिखेंगे, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इधर मिटाते साफ सुथरा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, देखिए कैसे आप लिखना है। ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से क्या है, x बटे 2 बराबर क्या है 1 बटे 1। तो यहां पर मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। फिर समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, तो 2 में क्या है y बटे 1 और 1 बटे 1। तो यहां से y का वैल्यू मेरा क्या निकल रहा है 1, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। कितना आसानी से हम निकाल दिए। यदि अद्वितीय हल होगा तो वज्र गुणन विधि से निकालना है। अद्वितीय हल नहीं है, कोई दूसरा आ रहा है, संपाती आ रहा है, मतलब जिसका परिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, या समांतर मतलब जिसका कोई हल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी का करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी को क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 1 नंबर में जितना है। अब देखिए 2 नंबर में आप ध्यान से अगर देखेंगे 2 का 1 नंबर, ठीक है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है आपसे, कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जो आपका निम्न समीकरण युग्म दिया हुआ है, पहले तो उसको देख के हम लोग छापेंगे। ठीक है, 2x लिखा है प्लस 3y लिखा है बराबर 7 दिया, और a माइनस bx लिखा है प्लस a प्लस by लिखा है बराबर 3a प्लस b माइनस 2। चलिए इतना हो गया, क्वेश्चन उतार लिए। इसका हम लोग सिद्ध करेंगे, मतलब सिद्ध नहीं, गिवन में दिया हुआ है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ये क्वेश्चन आपको पहले से दे दिया है। तो जब अनेक हल रहता है तब मेरा कंडीशन क्या बनता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये मेरा कंडीशन बनता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर। तो वैल्यू सब पुट कर देते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 2, जो x का आगे डोमेन है ना, तो इसका a2 का वैल्यू क्या है a माइनस बी बराबर b1 का वैल्यू क्या है जो y का आगे डोमेन 3 बटे b2 का वैल्यू क्या है a प्लस बी बराबर c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू क्या है 7 है, और c2 का वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। जो बराबर का उधर रहता है वो c1 c2 का वैल्यू रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहाँ लेंगे, हम लोग लेते हैं, आप पहले क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कर लीजिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या है 3 बटे ए प्लस बी, और यहाँ से मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, देखिए पहले जो बड़ा वैल्यू है ना उसको ले लीजिए ताकि प्लस माइनस में कोई झंझट ना हो। तो 3a माइनस 3b इसको पहले ले लीजिए। ठीक है, बराबर 2a प्लस 2b। ठीक है, ताकि प्लस माइनस में कोई झमेला ना हो। 2a मतलब 3 है और 2a इधर आ जाएगा तो माइनस 2a, माइनस 3b और यहाँ से 2b इधर आ जाए तो माइनस 2b बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस का 5b बराबर का 0। इसको समीकरण कितना मानेंगे 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। फिर समीकरण हम लोग 2 और 3 को लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप 1 और 3 को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे जिससे आसान होगा सॉल्यूशन करने में, 1 तथा 3 से। बी में बड़ा वैल्यू था 3, इसलिए हम लोग ए को लिए, ठीक है, मतलब 1 को लिए, ताकि उसमें दो लिखा जो छोटा वैल्यू 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 में क्या है 2 बटा ए माइनस बी, बराबर में 3 में क्या है 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिख दीजिए, 7 को पहले लीजिए, 7a माइनस 7b, ठीक है, ताकि प्लस माइनस में कोई दिक्कत ना हो। 3 दूनी 6a प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4। क्रॉस मल्टीप्लाई की, कुछ ज्यादा काम बड़ा नहीं किए, ठीक है। 7a माइनस 6a माइनस 7b माइनस 2b और प्लस का या फिर माइनस का 4 रहने देते उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 7a में 1 घटेगा, 6 घटेगा तो a बचा माइनस 7, तो माइनस 9b हो गया, बराबर माइनस 4। ये समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल करना है और हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है, जो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। यहाँ पर बोला नहीं कि आपको बजर गुणन विधि से बनाना है, जो कभी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इसको सीधा सीधा हम लोग किस विधि से बनाएंगे, इसको हम लोग बनाते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में मेरे क्या होता है, दोनों समीकरण को पहले देख के उतार देते, बराबर में 0, और वो क्या है a माइनस 9b बराबर माइनस का 4। ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है। इसको गुणा कर देते हैं, किससे गुणा करेंगे, गुणा नहीं भी करेंगे तब चलेगा, ठीक है। पहले साइन को चेंज कर दीजिए और ए को काट दीजिए। ये प्लस साइन में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ए खत्म हो गया, 9b में 5 भी घटेगा तो क्या आ जाएगा 4b बराबर में 4 हो गया। तो 4 से 4 खत्म, तो b का वैल्यू आ गया 1। तो यदि b का वैल्यू 1 आया तो a का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, है ना। तो समीकरण ये दूसरा है, ठीक है। समीकरण 4 इंप्लाइज, मतलब हम लोग समीकरण 4 में काम कर रहे हैं। तो a माइनस 5b का वैल्यू 1 है, बराबर 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1 हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, 2 का आप लोग 2 नंबर खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 का 1 नंबर में क्या था, अपरिमित रूप से आने लिखा था, तब हम लोग a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पर 2 नंबर में पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होगा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, वो वाला फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा। a और b का वैल्यू निकाल लेना, विलोपन विधि से सॉल्व कर देना, ठीक है। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और बज्रकोण विधि से हल कीजिए। मतलब दोनों विधि से हल करने बोल रहा है, और कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगा आप उसको लिखिए। तो देखिए, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना सिखाया है और बज्रकोण विधि से भी मैंने कल का वीडियो में आपको सिखाया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को खुद से करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो कोई हर बच्चे नहीं कर पाते, जो मेहनती होते हैं वही कर पाते। तो आप लोग तो पहले से मेहनती है, तो आप लोग खुद से ये वाला कर लीजिएगा, है ना। बहुत आसान है, आप पिछला वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज के लिए, जिस कारण से मैं इस एक्सरसाइज को बता रहा हूँ। 4 नंबर देखिए, 4 का 1 नंबर, 4 का 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन को पहले 4 में क्या बोला उसको तो पहले पढ़ लेते। लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब समस्या, मतलब लैंग्वेज को पढ़ करके समीकरण बनाना है ना, और उनके हल कीजिए। हल आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, तो जो आसान है विलोपन विधि, उसी से हम लोग हल करेंगे। तो 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, ठीक है। जो मंथली फी लगता है उसमें से कुछ भाग आपको मैंने वो पहले से बोल दिया कि इतना आपको लगेगा, उसके बाद आप महीना महीना में आपको लगेगा, ठीक है, भाड़ा। तो तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। पढ़ा तो इतना बड़ा बोल दिया कि आपको महीना में 2000 रुपया लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा में आप कौन सा भोजन ले रहे उसके हिसाब से पैसा आपको बढ़ेगा, ठीक है, भाड़ा बढ़ेगा, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को, है ना, एक विद्यार्थी का नाम क्या है, ए है, को 20 दिन के लिए 20 दिन भोजन करता है, ठीक है। वो 20 दिन भोजन करता है, कौन करता है, ए करता है ना। तो उसको 1000 रुपया देना कर, मैंने 1000 रुपया उसका क्या होता है, उसका भाड़ा बनता है, ठीक है, 1000 रुपया, है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी, अब दूसरा विद्यार्थी का क्या नाम है, बी नाम है, और वो आता है और 26 दिन क्या करता है, भोजन करता है। तो कुछ मात्रा, जैसे 2000 रुपया बोलते हैं, 2000 तो आपको फिक्स है लगेगा ही। उसके बाद आपका जिस तरह से आप भोजन करते हैं, है ना, उस तरह से आपका पैसा बढ़ेगा। और छात्रावास के लिए क्या करता है, उसको कितना रुपया देना पड़ता है 26 दिन भोजन करने के लिए, 1180 रुपया, ठीक है। बोला कि नियत व्यय, है ना, नियत उसको खर्चा कितना लग रहा है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, बस ये आपको 2 निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग जो बोला है ना निकालना, उसी को मान लेते कुछ ना कुछ। तो माना नियत व्यय, नियत, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी, केवल आपको क्वेश्चन पढ़कर बच्चे एग्जाम में इसको छोड़ देते, है ना। माना नियत व्यय
मतलब नियत खर्चा क्या मान लेते x रुपए है ना, तथा क्या है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर कितना हो गया y रुपया मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम लोग समीकरण बनाएंगे। एक विद्यार्थी कौन है, ए है, तो सबसे पहले तो एक नियत भाड़ा है, मान लेते नियत भाड़ा x है, वो तो लगेगा है। दूसरा उसके साथ जुड़ेगा क्या 20 दिन का भोजन, एक दिन का भोजन का दाम है y रुपया, 20 दिन का भोजन का दाम कितना हो जाएगा 20y, और उसको कितना रुपया लग रहा है 1000 रुपया लग रहा है महीना में। समीकरण 1 हो गया। दूसरा फिर इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन दूसरा के लिए भी पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो समीकरण बनाते हैं। नियत तो भाड़ा लगेगा ही जितना लग रहा है, और वो 26 दिन भोजन करता है, एक दिन का भोजन का दाम y रुपया है, तो 26 दिन का भोजन का दाम 26y हो जाएगा, और उसको 1180 रुपया लगता है, 1180 रुपया लगता है। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से काफी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने आपको विलोपन विधि सिखाया है, दोनों समीकरण पहले लिखना है, विलोपन विधि से कॉमा देना है, दोनों समीकरण को उतारना है, दोनों x और y किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले से x बराबर है, साइन चेंज कर देना है, इसको काट देना है, इसको जोड़ देना है, और y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकाल करके आप समीकरण 4 या समीकरण 1 या 2 में पूछ लीजिए, y का वैल्यू निकलेगा। बहुत आसान है। आप यहाँ पर लिख दीजिए नियत बे x बराबर इतना रुपया और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y बराबर इतना रुपया। बहुत ईजी है। ठीक है, मैं केवल आपको समझा करके समीकरण बना देता जो बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों 4 का 2 नंबर बोल रहा है, बहुत ईजी है। देखिए बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न तो भिन्न किससे मिलकर बनाता है, बोलिए तो भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न। अब भीम नहीं, छोटा भिन्न थोड़ी बोल रहे हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। ठीक है, आप बहुत बच्चे छोटा भिन्न समझ रहे हैं, छोटा भिन्न यहाँ पर छोटा भिन्न कहाँ से रहेगा, भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। फिर बहुत बच्चे अभी भी बोल रहे हैं छोटा भिन्न नहीं, भिन्न मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर मतलब x बटा y। ठीक है, समझिए, है ना। चलिए ये हो गया भिन्न। अब बोला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो होने दीजिए ना, हम क्या करेंगे, है ना, हो रहा है तो होने दीजिए, हमको तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है ना। तो बोला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और है ना, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है ना, तो जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाते हैं 1/3 हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, माना अंश क्या है तब नहीं जानेंगे, तब नहीं घटाएंगे। तो माना अंश बराबर x तथा हर महादेव क्या y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अंश शिव का अंश हर महादेव। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है, होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जब उसका अंश जब क्या लिखा है बुक में कि जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो ये क्या है, अंश, ये हर है, तो अंश से एक घटाया जाता है तो उसका भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो इसको समीकरण से हल कीजिए, मतलब समीकरण बना दीजिए 3x - 3 बराबर में y। तो इसको यहाँ पर y को उल्टा करके यहाँ पर लिख दीजिए 3x - y माइनस, या फिर इधर करके 3 लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, मजा लग रहा है ना किस तरह से बनाने। देखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कर रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, अंश बटा हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो 1/4 हो जाती है। होने दीजिए, हम लोग को सॉल्व करने से मतलब है 4x बराबर y + 8 बराबर 4x - y बराबर 8। समीकरण 2। आप बोलिए क्या इसके बाद मैं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं, इतना क्या मेहनत करेंगे, आप लोग खुद से बनाइए, है समझाने का काम मेरा है, हम समझा देंगे। चलिए समीकरण बना दिए, समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पर लिखना, विलोपन विधि से कमा देना, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करना। जो आप बच्चा के क्या नहीं बनाने सकेंगे, अब इतना भी आपको बनाना पड़ेगा, गजब कर रहे हैं आप लोग। चलिए बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। तो यस, किसी का यस नाम है, मेरा गाँव एक लड़का का नाम है, ठीक है, यस नाम है, तो यस काम करने से उसका यस होगा ना, नहीं तो अब यस होगा। देखिए यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, एक टेस्ट हुआ था जिसमें उसने 40 अंक लाया था, मतलब 40 नंबर लाया था, है ना। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, और वो जब सही आंसर किया तब उसको 3 नंबर मिला, है ना, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर ली, अब गलत आंसर कर दिया है तब उसको 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग मिल गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए गए हैं, तो 50 अंक अर्जित किया। तब उसने टोटल कितना अंक परीक्षा में प्राप्त किया, 50 नंबर।
तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आपको निकालने बोला है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, मानेंगे क्या? क्वेश्चन तो लग रहा है कि आप बनाने नहीं सकेंगे, लेकिन देखिए मैं आपको समझा दूंगा इस तरह से, आप बोलेंगे इतना इजी था। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना सही उत्तर बराबर x, ठीक है, सही उत्तर की संख्या, माना सही उत्तर की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तर की संख्या तथा गलत या अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। ध्यान से देखिए, नहीं तो नहीं बनाने से तो फिर मेरा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टेस्ट हुआ था जिसमें उसने कितना नंबर लाया था, 40 नंबर, बराबर में 40 नंबर है। बोला था कि 3 को उसने सही आंसर किया था, तो सही के लिए 3 नंबर उसको मिला था 3x, और उसमें से एक वो गलत हो गया था, काहे तो मास्टर में 1 नंबर काट लिया, 1 अंक की कट होती है तो 1 घटा दीजिए y, समीकरण 1, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले, आप बहुत बच्चे सोच रहे कि ये क्या कर दिया, तुरंत ही समीकरण निकल गया है, तो यही तो खिलाई है, कुछ है नहीं, केवल आपको देख कर लगा। फिर प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो 4 अंक दे दिए हैं, और 2 अंक काट लिए गए, गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया, माइनस का मतलब काट लिया, और बराबर में 50 नंबर उसने प्राप्त किया परीक्षा में, समीकरण 2। आप बोलिए खुद से नहीं सॉल्व कर सकेंगे इसको, क्या हमको सॉल्व करना पड़ेगा इतना आसान तो है? थोड़ा सा तो इज्जत रखिए, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आसान है बिल्कुल विधि से, ठीक है। चलिए उतारते हैं, ध्यान से देखिए, बाहर क्या रहा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, देखिए क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू तो निकाल लेना। क्या इस तरह नाचेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकाल के? नहीं, क्वेश्चन आपको एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन की संख्या, तो एक्स और वाई का वैल्यू को निकाल लिए और एक्स वाई का वैल्यू को जोड़ देना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब 4 का कितना नंबर है, 4 नंबर। बहुत बच्चे जब सही आंसर निकाल लेते नाचने लगते, मजा आ जाता है ना, डीजे गाना लगा लेते हैं हेडफोन में, ईयरफोन में, नाचने लगते हैं। देखिए एक राजमार्ग पर दो, राजमार्ग किसको बोलते हैं बोलिए तो, नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे, तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, 2 स्थान है। चलिए हम लोग रोड बनाते, बोर्ड है, कहाँ से रोड बनेगा, हाँ ऑनलाइन रोड है क्या है, देखिए थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा, तो क्या हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है ए, यहाँ से यहाँ तक ये है बी, 2 बोर्ड काट दिए जा करके, ठीक है, 2 स्थान है ए और बी, अब दोनों कितना दूरी पर स्थित है, 100 किलोमीटर। देखिए इतना ही बोर्ड में 100 किलोमीटर लिखा जा रहा है, समझिए, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर जाने सकेंगे, वहां से वहां तक। देखिए 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार ए से तथा दूसरे कार बी से, एक कार ए से, यहाँ पर एक कार है, रख लीजिए। आप कार का ड्राइंग करेंगे क्या, हम कंप्यूटर का ड्राइंग करने बैठेंगे नहीं, देखिए कार ए यहाँ से चलना प्रारंभ करती है एक दिशा में, इधर से, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है, ठीक, एक इधर तीर दिया, इसका मतलब इधर थोड़ी जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक, इतना समझ में आ गया, इधर जा रहा है और उधर जा रहा है, ठीक है, बी की तरफ जा रहा है, और दूसरी कार भी बी से, अब यहाँ से और एक कार आ गया, बोलेगा तुम अकेले नहीं चलो, हम भी तेरा साथ जाएंगे, ये भी उधर जा रहे, बहती हवा साथ था वो, ठीक है, एक साथ साथ जा रहा है। यदि ये कार है भिन्न भिन्न चालों से, अब इसका चाल मान लेते एक्स है, इसका चाल मान लेते वाई है, ठीक है, अच्छा मान लेते ये वो ऊपर में जा रहा है, एक वो नीचे से जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, एक चाल y है, एक चाल x है, ठीक है, तो एक दिशा में चलती है, दोनों ही देखिए साथ साथ एक दिशा में चल रहे, एक दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, ये भी देखिए एक दिशा में चल रहा है, तो कह रहा है कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो यहां जाकर रुक रहा है 5 घंटा बाद, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, तो यहां से यहां तक, अब मान लेते ये कहां पहुंच गया, ये सी पॉइंट पर मान लेते पहुंचे, सी तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसको, तो यहां से चाल दिया था और हम लोग समय को गुना कर दिए, तो बोलिए 4 गुना समय क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, कुछ याद आ रहा है ना, सब खा गए हाँ बेच के, समय दूरी बराबर 4 गुना समय, तो चाल था x, चाल था y, समय क्या है 5 घंटा, 5 घंटा, तो यहां से यहां तक मेरा क्या निकल गया, ए से बी तक, ए से सी तक का दूरी कितना है 5x किलोमीटर में, है ना, और ए से और बी से लेकर सी तक का दूरी कितना है 5y किलोमीटर में, तो हमको ए से ठीक है, तो बोलिए, तो मेरा ए से बी तक का कितना होगा 5x माइनस 5y है, तो देखिए वही वाला है, ठीक है बच्चों, बराबर में 100, ठीक। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, डायग्राम तो समझ में आ गया ना, फिगर और लाइन नोट बना दिए। चलिए अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना, पूरा जिंदगी तो मानना ही है, माना पहली कार की चाल, पहली कार जो ए से चलना प्रारंभ की थी, पहली कार की चाल
कितना मानेंगे बोलिए, तब से तो एक्स एक्स मान रहे हैं, फिर भी एक्स मान लिए। पहले कार की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार की चाल, फिर 4 बोल दिया, चाल, दूसरी कार की चाल, वेलोसिटी, स्पीड, y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो x किलोमीटर से जा रहा है, दूसरा y किलोमीटर से जा रहा है पर आवर से, तो दोनों कितना दूरी तय कर रहे हैं, 100 किलोमीटर है। एक पहली कार की चाल है x किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर, तो दोनों कितना दूरी तक जा रहे हैं, 100 किलोमीटर ही जा रहा है ना, 100 किलोमीटर। समीकरण 1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए एक आगे निकल गया 5x, अब ये आधा रास्ता से शुरू किया है -5y, तो बीच वाला क्या बचा है 100। समीकरण 2 था क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 ही तो बनाना था, नोट कर लीजिए। अब यहाँ से खुद से बना लीजिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना, और करना ही क्या है, पहले कार की चाल लिख देना, दूसरे कार की चाल लिख देना, हो गया आंसर। ठीक है, लिखा तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, निकाल लिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, नहीं समझ में आएगा, देखिए कैसे। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी जाती है, समझ में आया, नहीं आएगा। अब देखिए कैसे समझ में आएगा। माना लास्ट में देखिए, पूरा महाभारत पढ़ लीजिए और एग्जाम में टाइम बर्बाद करना है, पीछे से पढ़िए, खतरनाक दिमाग। क्या निकालने वाला है, आयत की बीमारी। अच्छा, बीमारी मतलब लंबाई चौड़ाई निकालने वाला, तो लिख दीजिए माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई। बुद्धिमानी क्या है जानते हैं, क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना है। एक्स मीटर लिख दीजिए, जो लिखना है छोड़ दीजिए, तथा आयत की चौड़ाई कितना, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कैसे समझ में आया, पूरा महाभारत तो समझ में नहीं आया, अब कैसे समझ में आएगा। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, उसका क्षेत्रफल निकलेगा ना, एक्स वाई उसका क्षेत्रफल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अभी मैंने आपको अभी शुरुआत किया, अभी इसका अभी पूरा बाकी है। लंबाई गुना चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत के क्षेत्रफल l/b। कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए, लंबाई ये वाला है x, इसमें 5 इकाई कम कर देंगे, ठीक, तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई चौड़ाई में बढ़ा देंगे, 3 इकाई बढ़ा देंगे अभी, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके समीकरण 1 मानना है, ठीक है। तो x y से टकराएगा तो एक्स वाई, x 3 से टकराए तो +3x, -5 y से टकराए तो -5y, -5 3 से टकराएगा तो -5 15 बराबर एक्स वाई -9। यहाँ से एक्स वाई कट गया, काहे काटा बोलिए, तो अभी भी बहुत बच्चे नहीं समझ पाए। एक्स वाई इधर प्लस में, इधर एक्स वाई प्लस में, तो प्लस वाला इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा बराबर 3x -5y -15 ये -15 है ना, उधर जाके +15 -9, तो यहाँ से 3x -5y बराबर 15 में 9 जाएगा कितना 6, समीकरण 1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समीकरण 1 अभी निकाले, अभी तो क्या अभी पूरा बाकी है। समीकरण 2 निकालेंगे, देखिए कैसे। कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3, अभी लंबाई, फिर उसी कहानी को करना है, तो फिर जिस तरह से लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है। तो उसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स वाई से टकराएगा तो एक्स वाई प्लस एक्स 2 से टकराए तो 2x प्लस, सही बना रहे ना, गलत बनाएंगे तो फिर आप ही का दोष होगा, एक्स वाई फिर ये 2x फिर 3y से टकराए तो 3y प्लस 2 से टकराए तो 3 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई खत्म हो जाएगा, है ना, तो 2x प्लस 3y बराबर में 67 -6,
ठीक है, तो क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर में 67 में 6 जाएगा तो कितना 61, समीकरण 2। अब बोलिए कोई दिक्कत हुआ? समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया। विलोपन विधि से समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल के कमेंट कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।